गुड मॉर्निंग क्लास। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इसी चैनल पर जो आपके छोटे भाई बहन हैं जो 9th और 10th में है उनके लिए साइंस और मैथ की जो कोचिंग है बिल्कुल निःशुल्क आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, जो आज की जो हमारी क्लास है वो होगी क्लास 10th, सब्जेक्ट होगा साइंस और क्लास होगी बेसिक क्लास, यानी 9th और 10th जो भी बच्चे हैं वो इस क्लास को पढ़ सकते हैं। यानी बेसिक साइंस हम समझेंगे कि बेसिक साइंस यानी जो साइंस की जड़ है वो हम समझेंगे। और साइंस हम क्यों पढ़ते हैं इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा कि साइंस क्यों पढ़ी जाती है क्लास के अंदर। जितने भी हमारे स्कूल हैं, जितने भी कोचिंग है, सब में साइंस क्यों पढ़ाया जाता है उसका रीजन आप अपने आप ही आंसर देंगे मुझे। ठीक है, तो आप डाल लीजिए क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस और क्लास बेसिक। ठीक है, साइंस यानी आप जानते हो विज्ञान यानी प्रकृति में जो क्रमबद्ध अध्ययन हो रहा है, यानी प्रकृति में जो धीरे धीरे चेंज हो रहा है उसी को क्या बोला जाता है? विज्ञान बोला जाता है। ठीक है, तो जो हमारे पास विज्ञान है, ठीक है, इस विज्ञान के अंदर जो मेन ब्रांच होती है वो होती है 3। ठीक है, पहला हमारे पास होती है जीव विज्ञान जिसे हम बायोलॉजी बोलते हैं। दूसरा हमारे पास होती है रसायन विज्ञान जिसे हम केमिस्ट्री बोलते हैं। और तीसरा हमारे पास होती है भौतिक विज्ञान जिसे हम फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब विज्ञान हम क्यों पढ़ते हैं पहले समझिए। ठीक है, अब आपने जब कई बार गए होंगे, देखा होगा कि आपने नदी में पत्थर फेंका, वो क्या होता है? डूब जाता है। जबकि उसी नदी में आप लकड़ी का या कुछ भी चीज फेंकी है ना, तो क्या होती है? डूबती नहीं है। क्यों नहीं डूबती? इसके पीछे क्या है? विज्ञान है। आकाश का नीला रंग दिखाई देता है, वो क्या है? उसके पीछे विज्ञान है। ठीक है, आपने स्विच ऑफ किया, बल्ब या पंखा क्या होता है? बंद हो जाता है। इसके पीछे क्या है? विज्ञान है। ठीक है, हर चीज के पीछे क्या है? विज्ञान है। आप जो साइकिल चलाने ब्रेक लगाते, बाइक अपने आप रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? ठीक है, तो आप जैसे साइकिल चला रहे हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होता है? जो टायर होता है वो घिस जाता है। वो क्यों घिस जाता है? इन सब के पीछे क्या है? विज्ञान है। ठीक है, तो इन सब के रीजन जानने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? विज्ञान पढ़ते हैं। ठीक है, तो विज्ञान में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको समझनी है कि विज्ञान की जो 3 मेन ब्रांच होती है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। 10th क्लास के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो जीव विज्ञान के आपके 4 चैप्टर है, रसायन विज्ञान के भी आपके 4 चैप्टर है और भौतिक विज्ञान के आपके पास 3 चैप्टर है। यानी तीनों का टोटल मिला के 48 नंबर का जो पोर्शन है, 48 नंबर आपको जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान देंगे। ठीक है, तो अब एक बात समझिए, पहले हम गौर करेंगे ओनली जीव विज्ञान। यानी जीव विज्ञान में हमारे पास 10th क्लास के अकॉर्डिंग जो लेवल है या जो हमारे पास चैप्टर हैं उनको हम देखेंगे, उनके कितने मार्क्स होंगे, कितने नंबर के वो हमारे चैप्टर है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले जो 10th क्लास में है आपके जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से रिलेटेड जो टॉपिक है या जो चैप्टर हैं और वो कितने नंबर के हैं राजस्थान बोर्ड के अंदर, वो हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आप देखिए कि जीव विज्ञान के अंदर आपका जो बुक का पहला चैप्टर है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य जो है आपके पास 4 नंबर, मानव तंत्र दूसरा चैप्टर है जो आपके पास 6 नंबर, अनुवांशिकी जो आपके पास 4 नंबर, प्रतिरक्षा व रक्त समूह जो आपके पास 3 नंबर। जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो बायोलॉजी के आपके पास यानी जीव विज्ञान के आपके पास 17 नंबर होते हैं। रसायन विज्ञान में देखिए जो 5 नंबर का चैप्टर है वो आपके नाम है दैनिक जीवन में रसायन जो 4 नंबर का है। छठा है रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक जो 3 नंबर का है। सातवां है परमाणु सिद्धांत तत्वों व आवर्ती वर्गीकरण गुणधर्म जो है आपके पास 5 नंबर का। और 8वां जो चैप्टर है वो आपके है कार्बन व उसके यौगिक। जब इन सब का टोटल करोगे तो ये आपके पास होता है 16 नंबर का। ठीक है, इसके बाद भौतिक विज्ञान से आपके पास है 9 नंबर का चैप्टर विद्युत धारा जो 5 नंबर का, कार्य ऊर्जा शक्ति जो भी 5 नंबर का और प्रकाश जो भी आपके पास 5 नंबर का। यानी टोटल कितने हुए? 15 नंबर। जब आप इन सबको जोड़ेंगे 17, 16 और 15 तो ये होते हैं टोटल 48 नंबर। यानी आपके पास मेन जो है वो 3 ब्रांच जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद आपकी बुक में भूगर्भ मतलब अंतरिक्ष और पृथ्वी की संरचना के बारे में कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुछ प्रयोग किए हैं उनके बारे में, सड़क सुरक्षा नियम के बारे में और पादपों का और जंतुओं का हमारे जीवन में जो महत्व है उसके बारे में चैप्टर है।
जो आपके पास 11 चैप्टर तो मैंने आपको लिखवा दिए हैं, किसी भी स्टूडेंट ने नहीं लिखे हैं, तो आप पहले क्या करना, पूरे टॉपिक जो है हमारे पास जो चैप्टर हैं उनके नाम और उनकी नंबरिंग यानी जितने नंबर के वो आपको पूरा नोट करना है। यानी मैंने 11 चैप्टर आपको लिखवा दिए हैं, बाकी हमारे पास है 9 चैप्टर जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद क्या होगा, वहां से हम क्या करेंगे, बेसिक क्लास साइंस की स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को जितने भी स्टूडेंट हैं उनको शेयर करना है। जो 10th क्लास में सबसे बेस्ट मटेरियल आपको मिल जाएगा इस चैनल पे, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने जो भी स्टूडेंट है, मतलब जो भी आपके पास फ्रेंड्स है जो आपके पास आपके साथ है क्लास में, उनको क्या करना है, अधिक से वीडियो को शेयर करना है। और जिस भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्यों? क्योंकि वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम पर मिलती रहेगी। तो स्टूडेंट, हमने 11 तक चैप्टर को समझ लिए, चैप्टर के नाम और नंबरिंग देख लिया था। अब आपके पास जो 12th नंबर का चैप्टर है उसका नाम है प्रमुख प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ और इसका प्रवर्धन, पादप और जंतु का आर्थिक महत्व। 14 नंबर, 14 नंबर का, 15 नंबर का मैंने चैप्टर का नंबर आगे लिखा हुआ है, पृथ्वी की संरचना। 16 आपके पास ब्रह्मांड एवं जैव विकास। 17 आपके पास पृथ्वी के बाहर जीव की खोज। 18 आपके पास है भारतीय वैज्ञानिक व जीवन परिचय। और 19 आपके पास है जैव विविधता व इसका संरक्षण। और 20 आपके पास सड़क सुरक्षा शिक्षा। ठीक है, यानी 12 तक आपके पास, जो 11 तक है आपके पास रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के चैप्टर है। इसके बाद आपके पास ये अंतरिक्ष की है, पृथ्वी के बारे में कुछ समझना। इसके बाद आपके पास साइंटिस्ट के बारे में कुछ पूछा गया है, जैव विविधता के बारे में पूछा गया और सड़क सुरक्षा नियम के बारे में आपको 10th के अंदर अध्ययन करने को दिया गया है कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो हमने इनकी नंबरिंग साथ में कर दी है। तो आपके पास 48 नंबर के, तो आप इन टोटल जोड़ेंगे तो ये आपके पास 12 नंबर, ये आपके पास 12 नंबर और ये 8। तो 48 के बाद 12 जोड़ेंगे, यानी 12 दूनी 24, 12 36, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72 और 72 में 8 जोड़ेंगे तो आपके पास 80 नंबर का टोटल साइंस का पूरा पोर्शन मैंने लिखा दिया है। आप इसको नोट कर लीजिए। और अब स्टार्ट हो गई हमारी साइंस की बेसिक क्लास। ओके, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें। फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी बेसिक क्लास। तो सबसे पहला जो वर्ड है हमारी केमिस्ट्री के अंदर आता है, रसायन विज्ञान के अंदर, कि परमाणु क्या होता है। सबसे पहली परिभाषा परमाणु। ठीक है, यानी परमाणु क्या होता है उसको समझिए। ठीक है, अब परमाणु को समझने के लिए सीधी से एक डेफिनेशन है, वह अविभाज्य कण, यानी ऐसा कण जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे बोला जाता है, आपको परमाणु बोला जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास है कोई चौक है, ठीक है, आपने एक टुकड़ा कर दिया, 2 हो गए, 2 से 3, 3 से 4, तो एक छोटे से छोटा कण आपको प्राप्त होगा, उसके और टुकड़े अधिक नहीं हो पाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, आपके लिए परमाणु कहलाएगा। तो आपको परिभाषा लिखनी है, वह अविभाज्य कण, वह अविभाज्य कण जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, यानी परमाणु यानी ऐसा अविभाज्य कण जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे क्या बोला जाता है, परमाणु बोला जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट, आपके पास जो अगला वर्ड आता है वो है अणु। यानी अणु क्या होता है, सीधा सा जो प्रश्न है वो आप समझिए। अणु क्या होता है, आपने पढ़ लिया परमाणु, तो आपको क्या करना है, परमाणु प्लस परमाणु, यानी जब 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, अणु का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये हाइड्रोजन का परमाणु और ये हाइड्रोजन का परमाणु जब आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा, हाइड्रोजन अणु यानी H2 अणु का निर्माण होगा। इसी प्रकार आपके पास एक फ्लोरीन का परमाणु, ये दूसरा फ्लोरीन का परमाणु, तो किसका निर्माण होगा, F2 अणु का निर्माण होगा। ठीक है, इसके बाद आप समझिए यौगिक। इसके बाद आप समझिए यौगिक क्या होता है। ठीक है, यौगिक वह होता है कि जब 2 या 2 से अधिक अणु मिलते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अणु प्लस अणु, यानी 2 अणुओं के मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। 2 होते हैं मिनिमम, इससे अधिक भी हो सकते हैं। जैसे हमारे पास है अणु, हमने क्या किया, ये आपके पास हाइड्रोजन का अणु
और ये ऑक्सीजन का अणु, ठीक है। ये हाइड्रोजन अणु और ये ऑक्सीजन अणु जब आपस में मिलेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, ठीक है। ये मैंने अभिक्रिया को संतुलित किया है जो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। यानी हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, तो आपके पास जल का कितने बनेंगे, 2 अणु निर्माण हो जाएंगे। यानी मैंने आपको परमाणु समझा दिया, अणु समझा दिया और यौगिक समझा दिया। परमाणु यानी वह अविभाज्य कण जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे बोला जाता है परमाणु। 2 परमाणु के मिलने से निर्माण होता है अणु का और 2 अणुओं के मिलने से निर्माण होता है यौगिक का, जिसको मैंने आपको एग्जाम्पल समेत बता दिया है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं और क्या है। तो स्टूडेंट अब हम समझते हैं परमाणु की संरचना, यानी परमाणु की संरचना कैसी होती है वो आप समझिए। परमाणु की संरचना, ठीक है। अब जो एक बात है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, वो आप समझिए कि जो परमाणु होता है मुख्यतः 2 भागों से मिलकर बना होता है, ठीक है। जो पहला जो भाग होता है वो आपके पास होता है नाभिक, ठीक है। दूसरा होता है बाह्यतम भाग, ठीक है, यानी बाह्यतम भाग होता है, ठीक है। आप परमाणु की संरचना को देखिए कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज और उसके आसपास एक गोला बना दीजिए, ठीक है। तो ये जो आपके पास है ये आपके पास होता है नाभिक, यानी इसे आप न्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक है। और ये आपके पास होता है बाह्यतम कोश या बाह्यतम भाग बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए जो नाभिक होता है जिसमें आपके पास 2 पार्टिकल होते हैं, एक तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ठीक है। और जबकि जो बाह्यतम कोश होता है इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। यानी मैंने 2 चीज बताई है आपको कि परमाणु के 2 भाग होते हैं, एक तो नाभिक और दूसरा होता है बाह्यतम कोश, ठीक है, या बाह्यतम भाग, ठीक है। जो नाभिक होता है जिसमें 2 पार्टिकल यानी 2 कण उपस्थित होते हैं, एक होता है हमारे पास प्रोटॉन जिसे मैं P+ लिखा है, एक होता है न्यूट्रॉन जिसे मैं N0 लिखा है, एक होता है इलेक्ट्रॉन जिसे मैं E के ऊपर माइनस लिखा है। अब ये मैंने +0 E क्यों लिखा है, इसके पीछे भी क्या है रीजन है वो आप देखिए। प्रोटॉन जो होता है वो एक धनावेशित कण होता है। प्रोटॉन एक क्या होता है, धनावेशित कण होता है। प्रोटॉन क्या होता है आपके पास, धनावेशित कण होता है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, P+ लिखा है। इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास ऋणावेशित, यानी इसके पास आवेश कौन सा होता है, ऋणावेश होता है। और न्यूट्रॉन आपके पास कैसा होता है, उदासीन होता है, यानी जिसके पास कोई आवेश नहीं होता उसे क्या बोला जाता है, न्यूट्रॉन बोला जाता है, ठीक है। यानी आपने क्या समझा अभी तक कि परमाणु की संरचना के 2 बाह्यतम भाग, 2 मुख्य भाग होते हैं जिसमें नाभिक और बाह्यतम कोश। नाभिक में 2 पार्टिकल प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है इसलिए धनावेशित प्लस लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है इसलिए माइनस लिखा जाता है, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है इसलिए N0 लिखा जाता है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज कब बनता है, आप समझिए कि कोई भी धातु परमाणु हो, कोई भी तत्व हो, यदि इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, त्याग करती है, तो क्या बनेगा, धनावेश बनेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो क्या बनेगा, ऋणावेश बनेगा। 2 चीज मैंने आपको बताई है कि यदि इलेक्ट्रॉन क्या क्या करती है, त्याग करती है तो धनावेश बनेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो क्या बनेगा, ऋणावेश बनेगा, ठीक है। जो मैं आपको आगे समझाता हूं, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो स्टूडेंट अब हम समझते हैं परमाणु के अंदर जो 3 पार्टिकल होते हैं उनके बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। इसके बाद जो प्रोटॉन की खोज है वो किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो है न्यूट्रॉन, इसकी खोज जेम्स चैडविक, ठीक है। यदि दिखता नहीं है तो आपको सिर्फ नाम पे कॉन्सेंट्रेट करना है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की, ठीक है। इसके बाद जो इन पर आवेश होता है, ठीक है, तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.67 × 10⁻⁻19 कूलाम, C यानी कूलाम होता है। और यही आवेश आपके पास होता है प्रोटॉन का 19 कूलाम। और जबकि जो न्यूट्रॉन है ये इसके पास जो होता है 0 आवेश होता है, यानी क्या होता है, उदासीन, इसके पास कोई आवेश नहीं होता, ठीक है। इसके बाद आप देखिए जो हमारे पास है द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखिए आप 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे पास प्रोटॉन है,
प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और यही सेम आवेश किसका द्रव्यमान किसका होता है न्यूट्रॉन का हो जाता है। ये आपके पास किलोग्राम में और ये भी आपके पास किलोग्राम में। ठीक है, तो मैंने आपको 3 चीजें बताई है, वो आप एक बार फिर समझिए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है 1.672 इंटू 10⁻⁻19 मैंने 2 डिजिट तक लिखा है और ये सेम आवेश प्रोटॉन पर होता है। ठीक है, और जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का याद रखना है 9.1 10⁻31 किलोग्राम और जो उसका है अपने पास प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻27 और ये द्रव्यमान किसका होता है हमारे पास न्यूट्रॉन का होता है। यानी हमने जो परमाणु के अंदर 3 पार्टिकल है उनके बारे में थोड़ी नॉलेज ले ली है जो हमारे लेवल तक की है 10th क्लास तक। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं जो हमारे पास 1 से 20 तक के जो तत्व हैं या जो एलिमेंट है जो हमारे आवर्त सारणी में दिए हुए हैं उनको आपको याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको उनके नाम लिखा रहा हूँ जो आपको याद करने हैं। ठीक है, हमारी जो 15-20 मिनट की क्लास होगी जितनी भी होगी वो आपको रेगुलर कंटिन्यू देखना है और इसको क्या करना है ध्यान से देखना है। कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल कहाँ होना चाहिए क्लास पे होना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको सुनना है और जो मैं लिख रहा हूँ उसको आपको नोट करना है। बिल्कुल भी यदि आपने मक्कारी की तो आपका बेसिक क्या है पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैंने बेसिक क्लास को मैं 2-3 बार बोल बोल के बता रहा हूँ। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम तत्व कौन कौन से 1 से 20 तक। इसके बाद देखेंगे उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आप देखिए मैंने 20 तत्व जो है वो लिखे हुए हैं जो आपको याद करने हैं। एक एक दिन की क्लास के अंदर आपको याद करने हैं क्योंकि आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको याद है तो आगे आपकी आगे की जो चीजें हैं क्लास वो आप समझ पाओगे। यदि आपका बेसिक कमजोर है तो आप सेकंड क्लास समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपके पास जो तत्व होते हैं वो तो बहुत अधिक होते हैं 120 119। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो मेन 20 है जो हमें याद करने हैं 10th लेवल के अकॉर्डिंग वो आप देखिए कि पहला जो तत्व होता है हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरा हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये तो इनके हिंदी में नाम लिखे हुए हैं और ये इनके क्या है प्रतीक चिन्ह है जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी हम थोड़ा थोड़ा ही याद करेंगे। इसके बाद इनका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या वो क्या होती है मैं समझाऊंगा। परमाणु क्रमांक तो जितने नंबर पे है ये इनके क्या है परमाणु क्रमांक है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ठीक है, पहले आपको क्या करना है 20 जो तत्व मैंने लिखे हैं इनके नाम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ऐसे आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए, तब जाके आपका जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आगे में जो आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां पे आपको अपने समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ने ये चीज क्यों पढ़ाई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है ये 20 जो तत्व है वो याद करने हैं किसी भी कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। तो स्टूडेंट हम परमाणु के अंदर आगे क्या होता है वो देखिए कि परमाणु आपके पास है, ये आपके पास नाभिक, ये पहली क्लास जिसे n बराबर 1, ये दूसरी क्लास, ये तीसरी क्लास और ये चौथी क्लास। ठीक है, पहली जो क्लास होती है उसको K L M N ऐसे क्लास को नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो आपके पास गोल गोल चक्कर बनाया हुआ है इसे हम बोलते हैं ऊर्जा स्तर। क्या बोलते हैं हम इसे ऊर्जा स्तर। ठीक है, क्या बोलता है हम इसे ऊर्जा स्तर या क्या बोलते हैं कोश। क्या बोलते हैं ऊर्जा स्तर या कोश। ठीक है, जिसे हम शेल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो ऊर्जा स्तर है यानी आप सोच लीजिए कि आपके पास ये पूरी बिल्डिंग है, इसमें ये पहली मंजिल, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। ठीक है, हर मंजिल में कुछ ना कुछ क्या होंगे कमरे होंगे। तो हर ऊर्जा स्तर में क्या होते हैं उपकोश होते हैं। क्या होते हैं उपकोश या क्या होते हैं हमारे पास कक्षक। हर ऊर्जा स्तर में क्या होते हैं छोटे छोटे उपकोश, ये क्या होते हैं ऊर्जा वो कक्षक होते हैं। ठीक है, अब ये उपकोश कितने प्रकार के होते हैं वो आप देखिए। हर ऊर्जा स्तर में S P D F 4 प्रकार के क्या होते हैं उपकोश होते हैं या कक्षक होते हैं। ठीक है, और हर क्लास में यानी हर रूम यदि आपके पास जो कक्षक है, ठीक है, इस कक्षक में क्या होते हैं जैसे आपके पास रूम है तो रूम में मैक्सिमम व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो इसी प्रकार जो S कक्षक होता है यानी S कमरा होता है इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। P कक्षक में 6, D में 10 और F में 14 आ सकते हैं।
ठीक है। यानी आपको क्या समझना है कि आपके पास जो परमाणु की संरचना है, जिसमें आपके पास n बराबर 1 2 3 4 ऐसे ऊर्जा स्तर बने हुए हैं, ठीक है। हर ऊर्जा स्तर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपना चक्कर काटता, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मोशन करता है, इलेक्ट्रॉन गति करता रहता है, इलेक्ट्रॉन गति करता रहता है, ठीक है। नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो है सही। अब इसके बाद हर ऊर्जा स्तर में क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, एस पी डी एफ क्या होते हैं, कक्षक बने होते हैं। जैसे हर मंजिल पे क्या होते हैं, छोटे छोटे रूम बने होते हैं। तो मान लीजिए कि एस रूम है, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, पी में 6 और डी में 10 और एफ में 14, ठीक है। लेकिन किसी भी ऊर्जा स्तर में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, वो सूत्र है 2n²। जैसे मान लीजिए आपके पास n बराबर 1 ये ऊर्जा स्तर है, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आप देखिए 2 1, तो इसका मतलब कितना हुआ 2। इसके बाद n बराबर आप 2 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 2, यानी आपके पास कितना हो जाएगा 8। इसी प्रकार कोई सा भी आपको ऊर्जा स्तर दे दे, उसमें इलेक्ट्रॉन यदि निकालने हैं तो आपका फॉर्मूला क्या होगा 2n² होगा, ठीक है। ये मैंने क्यों बताया है, वो आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सिखाऊंगा, इसलिए मैंने आपको SPDF जो कक्षक है इनके बारे में जानकारी दी है। एक बार फिर समझिए, किसी भी परमाणु में क्या होते हैं, ऊर्जा स्तर होते हैं, और ऊर्जा स्तर में छोटे छोटे क्या होते हैं, वो कोश होते हैं। जैसे किसी बिल्डिंग के अंदर हर फ्लोर पे क्या होते हैं, छोटे छोटे कमरे होते हैं, उसी प्रकार क्या है हमारे पास SPDF, यानी एक मंजिल पर हमारे पास 4 कमरे होते हैं, जिसमें SPDF है। तो S कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो स्टूडेंट आज की क्लास को यही रोकते हैं, क्योंकि अभी हमसे अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएंगे, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी हमने बेसिक पढ़ा है, क्योंकि बच्चों का सिलेबस छूट जाएगा ऐसा मैं नहीं चाहता, इसलिए मैंने आज की जो क्लास है थोड़ा सा टाइम दिया है कि 10-15 मिनट जितना भी हुआ है आप उसको पढ़ लेना ढंग से। इसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, दोस्तों को बताना है कि प्रदीप सर पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जितने भी आसपास के दोस्त हो उनको जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, प्रदीप कुमार, राजस्थान। और एक बात और, आपको बस करना क्या है कि मेरी जो क्लास है 20 या 25 मिनट की जितनी भी है उसको ध्यान से देखना है। साइड में छोटे छोटे बच्चे की आवाज आ जाए उसको कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, क्योंकि आसपास छोटे बच्चे होते हैं, थोड़ी सी आवाज आ जाती है, उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है, जो प्रदीप सर बोल रहे हैं, और जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज को आपको ध्यान से सुनना है, जो मैंने लिखा है उसको ध्यान से नोट करना है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। और मैं बोल रहा हूँ आपके 10th बोर्ड के अंदर इतना अच्छा रिजल्ट होगा जिसकी गारंटी प्रदीप कुमार सर आपको दे रहे हैं। बस क्या करना है, जो प्रदीप जी सर ने बोला है वही आपको करना है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में आपको बोलना है सर गुड। हमेशा आपका जो प्यार मुझे मिलता रहेगा तो मैं क्या करूंगा, जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। अब बच्चे देखेंगे नहीं तो फिर क्या है, मेरे को थोड़ा सा आलस आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना है। आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो लाइव क्लास में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, प्रदीप कुमार, राजस्थान।